प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ एवं परिभाषा को देखने का प्रयास किया था और उसमें हमने यह अध्ययन किया था कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतर क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा समाज में मूल्यों का सत्तापूर्ण या प्राधिकार युक्त तथा बंधनकारी वितरण किया जाता है और इसे लागू किया जाता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जिसे हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के अर्थ में राज्य और सरकार कहते हैं, उसे आधुनिक अर्थों में राजनीतिक व्यवस्था का नाम दिया जाता है। यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा उससे अधिक व्यापक है और एक नई अवधारणा है, लेकिन मुख्य रूप से जो राजनीतिक संरचनाएं हैं, राजनीतिक क्रियाएं हैं, वो परंपरागत जो राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था राज्य और सरकार की थी, लगभग उसी तरह की व्यवस्थाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो आज हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आमंड व पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की 5 लक्षण या 5 विशेषताएं बताई हैं और इनमें जो पहली विशेषता है वो आती है राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता। आमंड पावेल का मानना है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक सभी प्रकार के समाजों में राजनीतिक व्यवस्था रही है। बिना राजनीतिक व्यवस्था के व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आमंड पावेल का कथन ये है कि चाहे समाज प्राचीन रहा हो, आधुनिक रहा हो, किसी भी समय और किसी भी काल में रहा हो, राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा भी हो, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व रहा है, यानी वो सार्वभौमिक रूप से विद्यमान रही है। बिना राजनीतिक व्यवस्था के हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक व्यवस्थित समाज के लिए राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। दूसरी जो विशेषता है वो है राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। आमंड पावेल के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी कुछ राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। इन राजनीतिक संरचनाओं की सहायता से ही राजनीतिक व्यवस्था अपना कार्य करती है। यह राजनीतिक संरचनाएं औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की होती हैं। तो आमंड पावेल की जो दूसरी विशेषता है उसमें वो ये कहता है कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उनकी अपनी एक संरचनाएं होती हैं, एक उनकी बनावट होती है, एक आकार प्रकार होता है और नामकरण चाहिए उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था अपने एक संगठनात्मक स्वरूप होता है, उसका एक ढांचा होता है और उस फ्रेमवर्क में, उस ढांचे में, उस संरचना में वो कार्य करती हैं। परंपरागत स्वरूप में जिसे हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कहते थे, सरकार के 3 अंग होते थे। तो आधुनिक अर्थों में भी जो राजनीतिक संरचनाएं होती हैं वो इसी तरह के स्वरूप वाली होती हैं और अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग संरचनाओं के द्वारा शासन के कार्य को या राजनीतिक व्यवस्था के कार्य को संपादित किया जाता है। तीसरी व्यवस्था आती है राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। आमंड पावेल का मानना है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक कार्यों को अवश्य करती हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो अस्तित्व है वो राजनीतिक कार्यों को करने के लिए ही होता है। और आमंड पावेल ने इन कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, निवेश कार्य और निर्गत कार्य। तो उन्होंने 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं: राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण या एकीकरण और राजनीतिक संचार। कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है वो सबसे पहले सामाजिकरण तथा भर्ती का कार्य करती है, यानी राजनीतिक व्यवस्था में लोगों को व्यवस्थित करने या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों को एक तरह से उसमें ढालने का कार्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है। फिर चूँकि समाज में अलग अलग वर्गों के अलग अलग हित होते हैं और इन हितों की पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद उनका समूहीकरण या एकीकरण किया जाता है और इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्थाएं पूरे जो समाज होता है उसमें राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करती हैं। तो निर्गत कार्य
ये तो इनपुट हो गए जहाँ से समाज से राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। फिर जो सूचनाएं आती हैं राजनीतिक व्यवस्था में, उनको नीति, नियम और कानून के रूप में निर्गत का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। जैसे नियमों का निर्माण किया जाता है, फिर उन नियमों को लागू किया जाता है और फिर उन नियमों के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा दो प्रमुख रूप से कार्य किए जाते हैं। एक निवेश कार्य है और निर्गत कार्य है। निवेश कार्य में वो समाज की आवश्यकताओं, समाज की आकांक्षाओं, समाज की अपेक्षाओं, जिस वातावरण या जिस पर्यावरण में वो काम करती हैं, उस पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचनाओं का संग्रह करती है और फिर उन सूचनाओं प्राप्त इनपुट के आधार पर वो नियम, नीति का निर्माण करती है, उसको लागू करती है, उसके आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करती है। चौथी जो विशेषता है वो राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता। तो आर्मंड पावेल ये कहते हैं कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो पाई जाती हैं, उनकी राजनीतिक संरचनाएं बहुल प्रकार के कार्य करती हैं। अर्थात प्रत्येक राजनीतिक संरचना अपने एक विशिष्ट कार्य के साथ साथ कुछ अन्य कार्यों को भी करती हैं। जैसे नौकरशाही नाम की जो राजनीतिक संरचना है, वो नीतियों को लागू करने के साथ साथ अर्ध न्यायिक कार्यों को भी संपन्न करती हैं। यानी राजनीतिक व्यवस्था में जो राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, उनके मुख्य काम तो होते हैं। जैसे हम कहें कि कार्यपालिका का मुख्य काम, जो व्यवस्थापिका है उसका मुख्य काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम है उन कानून को लागू करना है, न्यायपालिका का कार्य है बनाए गए कानूनों के आधार पर निर्णय करना है। तो ये अलग अलग संरचनाएं हैं, लेकिन इन संरचनाओं के द्वारा अपने विशिष्ट कार्यों के साथ साथ कुछ दूसरे कार्य भी किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई राजनीतिक संरचना केवल अपने से संबंधित काम ही करे, तो मुख्य काम करने के साथ साथ कुछ अलग अलग कार्य भी करती है। जैसे नौकरशाही, जिसे हम कहें कार्यपालिका, एक अपनी राजनीतिक संरचना है जिसके द्वारा नीतियों को लागू किया जाता है, लेकिन कई बार इसके द्वारा नीति निर्माण और अर्धन्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। तो ये राजनीतिक संरचनाओं की बहुकार्यात्मकता आती है, यानी एक राजनीतिक संरचना एक कार्य के साथ साथ और अन्य कार्यों को भी संपादित करने का कार्य करती है। राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक रूप से मिश्रित प्रकार की होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित प्रकार की होती हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं होती है जिसे पूरी तरह से परंपरागत या पूरी तरह से आधुनिक कहा जा सके। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ परंपरागत लक्षण होते हैं और कुछ आधुनिक लक्षण होते हैं। तो हम अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ये विस्तृत श्रेणी वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं की श्रेणी में आती हैं। कुछ परंपरागत होती हैं, कुछ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से इनका स्वरूप होता है वो मिश्रित प्रकार का होता है। तो इस तरह से आर्मंड पावेल ने ये 5 विशेषताएं बताई हैं। इन 5 विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो राजनीतिक व्यवस्था की हैं। जैसे हम छठी विशेषता पढ़ सकते हैं, राजनीतिक साधन एवं प्रभाव संबंधित असमानता। सभी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव स्थापित करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, परंतु राजनीतिक प्रभाव की स्थापना तभी हो सकती है जब व्यक्तियों का राजनीतिक साधनों पर अधिकार हो। सभी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों पर समान अधिकार नहीं होता है। अतः राजनीतिक साधनों पर अधिक अधिकार होने पर वह राजनीतिक व्यवस्था को अधिक प्रभावित करता है तथा कम अधिकार होने पर उसे कम रूप में प्रभावित करता है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव या वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो राजनीतिक साधन होते हैं उस पर सभी का समान अधिकार नहीं होता है, उनका समान वितरण होता है। तो जिन व्यक्तियों के पास जितने अच्छे साधन होते हैं, राजनीतिक साधन होते हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता उनमें उतनी अधिक होती है, और जिनके पास कम साधन होते हैं उनको प्रभावित करने की उनके पास कम क्षमता होती है। तो ये साधन या प्रभाव संबंधित असमानता पाई जाती है। संघर्षपूर्ण उद्देश्यों, मूल्यों एवं हितों का हल प्रस्तुत करना। राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद एवं सक्रिय समूह एवं वर्गों के उद्देश्यों, मूल्यों एवं हितों में अत्यधिक असहमति से विरोध एवं संघर्ष उत्पन्न होता है। राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्था व अराजकता पैदा होने लगती है और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था इन उद्देश्यों और मूल्यों
एवं हितों के संघर्ष को दूर करने के लिए अधिकारपूर्वक हल प्रस्तुत करती है और आवश्यकता होने पर उसे बलपूर्वक लागू भी करती है। तो हम देखते हैं कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें विभिन्न जो सक्रिय समूह और वर्ग होते हैं उनके हित और मूल्य अलग अलग होते हैं। प्रत्येक वर्ग ये चाहता है कि उसके हितों या मूल्यों की पूर्ति होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हितों को लेकर आपस में टकराव होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है कि जो अलग अलग वर्गों के हित हैं उन हितों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और अपनी बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से इस तरह का हल प्रस्तुत करने का प्रयास राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है। औचित्यपूर्णता की प्राप्ति का प्रयत्न एवं विचारधारा का सहारा प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। इसके लिए वह शक्ति को सत्ता में बदलने का कार्य करती हैं। समय समय पर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उसके उद्देश्य, नीतियां व कार्यक्रम तथा उन्हें लागू करने की पद्धति न्यायपूर्ण, नैतिक एवं सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी शक्ति को सत्ता और सत्ता को वैधता का जामा पहनाने का प्रयत्न करती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि होती है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कोशिश होती है कि उसे जन समर्थन प्राप्त हो, उसे वैधता प्राप्त हो। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की नीतियों, कार्यक्रम एवं मूल्यों का वितरण करती है, लागू करने का कार्य करती है। अपने आप को नैतिक और न्यायपूर्ण और सार्वजनिक हित में दिखाने का प्रयास करती है। इससे समाज में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सहमति या औचित्यपूर्णता की प्राप्ति उसे होती है। सापेक्षता संबंधित विशेषता किसी राजनीतिक व्यवस्था का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं होता है, वह अन्य व्यवस्थाओं के सापेक्ष में ही अपना अस्तित्व रखती है। राष्ट्रीय स्तर पर आने की व्यवस्था का अस्तित्व सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के सापेक्ष में ही दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के सापेक्ष में दिखाई देता है। तो जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उनकी सापेक्षिक स्थिति होती है, निरपेक्ष भाव उनमें नहीं होता है और अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में वो अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती हैं। प्रतिक्रिया एवं परिवर्तन संबंधित विशेषता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया करती है। वह पर्यावरण को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित भी होती है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः स्थिर नहीं होती है, वह एक विशेष रूप में निरंतर परिवर्तन की दिशा में गतिशील रहती है। इस परिवर्तन के लक्षण के द्वारा ही कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का कार्य करती है। तो इसे सीधा सा मतलब यह है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती है वो सदैव एक जैसा नहीं रहती है। वो पर्यावरण को प्रभावित, यानी जिस वातावरण, जिस पर्यावरण, जिस समाज में है उस समाज को प्रभावित भी करती है और उससे प्रभावित भी होती रहती है और समय के साथ साथ अपने आप को उसमें परिवर्तन भी करती रहती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो अनुकूलन का कार्य करती है। इसी से वो अधिक समय तक सर्वायु करती है, जीवित रहने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है।